मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण NCERT क्लास 10th का सब्जेक्ट का टॉपिक। आज हम लेसन नंबर 2 लेके आए हैं और लेसन नंबर 2 हमारा क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्जाम की दृष्टि से आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं जो आज चैप्टर शुरू कर रहा हूं इसका पार्ट फर्स्ट शुरू कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, लेकिन समझिएगा कितने वीडियो आपने देखे होंगे जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर इस पूरा का पूरा डिटेल डाल देते हैं, लेकिन वो वीडियो इतने सही नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि क्या करते हैं, एक ही वीडियो में इतना मटेरियल डालने से क्या होता है, वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे का भी हो जाता है और स्टूडेंट उसमें बोर भी हो जाते हैं। तो मैं जो वीडियो लाता हूं वो पार्ट में लाता हूं, टुकड़ों में लाता हूं, जिससे क्या होता है हर एक पार्ट में कुछ खास मटेरियल होता है जिससे स्टूडेंट पढ़कर आसानी से उस चीज को समझ जाते हैं और अगले पार्ट के अंदर पुनः नई चीज को समझ पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप वीडियो देखें लेकिन ऐसे देखें जिनमें भाग के रूप में हो, पार्ट के रूप में वीडियो हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा कोर्स करवाया जा रहा है 10th का, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है अम्ल, क्षार एवं लवण? तो स्टूडेंट सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, अम्ल की बात करते हैं, उसके बाद हम क्षार की बात करेंगे, फिर लवण की बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अम्ल क्या होता है। तो मैं बिंदु लिखता हूं, अम्ल लिख दिया मैंने। अम्ल क्या है? सबसे पहले आपको समझना है कि अम्ल क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, अम्ल अगर उनको अपन खाएं या चखें तो उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। अब मैंने बोला कि यहाँ खाएं चखें, तो क्या हम अम्लों को खा सकते हैं? हाँ जी, अम्लों को हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसे अम्ल खा सकते हैं जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनको हम खा सकते हैं। कृत्रिम तौर पे बनाए हुए अम्ल हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो मैं अम्ल की बात कर रहा हूं तो अम्ल के गुण बता रहा हूं। सबसे पहला गुण ही मैं बता रहा हूं कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। पहला गुण क्या है हमारा? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो मैं आपको अम्लों के गुण बता रहा हूं। सबसे पहले क्या बता रहा हूं? अम्लों के गुण बता रहा हूं। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मान लो अम्ल की आपको जांच करनी, तो मार्केट में पेपर मिलता है नीला लिटमस पेपर। अगर अम्ल में डाला जाएगा तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो यह हमें पता चल जाएगा कि वो पदार्थ क्या है हमारा? अम्ल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। में लिख देता हूं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है स्टूडेंट? लाल कर देता है अम्ल। अगली बात करते हैं हम अम्लों के और बिंदु लेते हैं। तीसरा बिंदु लेते हैं, अम्ल क्या करते हैं अगर उसका जलीय विलयन बनाया जाए, अम्ल को पानी में डाला जाए तो हमेशा अम्ल H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल H+ आयन देते हैं। तो मैं लिख देता हूं, अम्ल के विलयन, जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। एग्जाम पूछे आपको अम्ल के जलीय विलयन कौन से आयन देते हैं, तो आप आंसर देंगे अम्ल के जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। ये थे 3 गुण जो मुख्य गुण हैं अम्लों के मुख्य गुण। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, अम्लों के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन कौन से अम्ल होते हैं उनके एग्जाम्पल में लिख देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लिखता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा लिखता हूं CH3COOH एसिटिक अम्ल। क्या लिखा मैंने? CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और भी होते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल आदि। इस तरह बहुत सारे अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं किसके एग्जाम्पल लिखे हैं? अम्लों के एग्जाम्पल लिखे हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये जितने भी मैंने अम्ल लिखे हैं ये सभी कृत्रिम अम्ल है, लैब में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मैंने प्राकृतिक अम्लों के एग्जाम्पल नहीं लिखे। जैसे प्राकृतिक अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल,
टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इस तरह ये जो मैंने अम्लों के नाम लिए ये सभी प्राकृतिक अम्ल है। कौन से अम्ल है? प्राकृतिक। उनको तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इनको भी याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अम्लों के एग्जाम्पल पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, CH3COOH, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि ये हमारे अम्लों के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अगली बात करते हैं, अम्ल भी दो तरह के होते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। कौन कौन से? तनु अम्ल और सांद्र। मैं लिखता हूं सांद्र अम्ल की बात करता हूं सबसे पहले। कौन सा अम्ल? सांद्र अम्ल। फिर बात करता हूं मैं तनु अम्ल की। किसकी बात करता हूं मैं? तनु अम्ल की। देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सांद्र अम्ल का मतलब ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी कम हो। अम्ल ज्यादा हो और पानी कम हो, याद रखना। अम्ल ज्यादा हो, अम्ल क्या हो? ज्यादा, प्लस पानी क्या हो? कम। पानी क्या हो? कम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल तो ज्यादा हो लेकिन पानी क्या हो? कम लो, ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? सांद्र अम्ल कहलाते हैं। तनु अम्ल की बात करते हैं तो बिल्कुल उल्टा है इसका। अम्ल की मात्रा क्या हो? कम। अम्ल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा कम हो लेकिन पानी ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? हमारे तनु अम्ल कहलाते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है अम्ल के बारे में, जिसमें मैंने अम्ल के गुण, एग्जाम्पल और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में बताया। अब आगे चलते हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं क्षार के बारे में। ध्यान दीजिए क्षार के बारे में मैं बताता हूं। क्षार, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बताता हूं क्षार के बारे में। क्षार के गुण बता देता हूं। पहला गुण मैं बताता हूं क्षार का, कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। लाल लिटमस पेपर को अम्ल नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला करते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। थर्ड बिंदु हम लेते हैं, अम्ल क्या कर रहे थे? जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे थे, लेकिन क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये तीन मुख्य गुण हैं किसके हैं? क्षार के। आगे हम लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल। क्षार के हम लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और फिर हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? क्षार के एग्जाम्पल हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके एग्जाम्पल हो गए? क्षार के। तो इस तरह क्षार के मैंने आपको गुण बताए, 3 गुण, और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको क्षार के बताए। इस तरह आपको स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, सूचक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? सूचक। सूचक लेते हैं। अगला बिंदु हमारा कौन सा है? सूचक का। सूचक क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है। सूचक का मतलब सूचना देने वाले। किसकी सूचना देने वाले? अम्ल की सूचना देने वाले या फिर क्षार की सूचना देने वाले, कि क्या ये पदार्थ अम्ल है, क्या यह पदार्थ क्षार है। इसका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं, सूचना देने वाले। तो हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक की डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं, उसको आप समझ लीजिए। किसी विलयन में अम्ल व क्षार का पता
सूचक से लगाया जाता है, सूचक से लगाया जाता है। अम्ल और क्षार का पता किससे लगाया जाता है? सूचक से लगाया जाता है। सूचक क्या करते हैं? सूचक रंग और गंध पदार्थ के बदल देते हैं, पदार्थ के बदल देते हैं। तो सूचक क्या करते हैं? सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार। इसका पता लगाया जाता है किसके माध्यम से? सूचक के माध्यम से। और सूचक क्या करते हैं? उस पदार्थ का रंग भी बदल देते हैं या फिर उसकी गंध को क्या करते हैं? बदल देते हैं। सूचक का काम होता है। आगे हम चलते हैं, सूचक के प्रकारों की बात करते हैं। सूचक के प्रकारों की बात करते हैं। मैं यहां समझाता हूं सूचक के प्रकार, इनको आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सूचक के प्रकार देखिए, सूचक के प्रकार में बताता हूं आपको। अगला मैं बिंदु ले रहा हूं। 3 तरह के सूचक होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सूचक। दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक, जिसको रासायनिक सूचक भी कहते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। पहले होते हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक, और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, गंधीय, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, प्राकृतिक सूचक कहां से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? याद रखिए, प्राकृतिक सूचक जो प्राप्त होते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं। अब मैं प्राकृतिक सूचक के कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसको आप समझ लीजिए। जैसे आप देखिए, मैं आपको लेता हूं हल्दी। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले क्या लेता हूं मैं? हल्दी। ये भी प्राकृतिक सूचक है। अगर आप हल्दी को किस में डालेंगे? किसी अम्ल में डालेंगे। क्या डालेंगे? अम्ल में। और या इधर लिखता हूं मैं क्षार। हल्दी के टुकड़े को अम्ल में डालेंगे तो हल्दी का रंग कैसा रहेगा? पीला रहेगा। यानी कि हल्दी का रंग जो पीला है वो का वही रहेगा अम्ल में डालने पर। हल्दी का रंग अम्ल में डालने पर पीला ही रहेगा। लेकिन हल्दी को जैसे आप क्षार में डालोगे, किस में डालोगे? क्षार में डालोगे, तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सूचक में मैं हल्दी बता रहा हूं। अगर हल्दी को आप अम्ल में डालोगे तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और हल्दी को अगर आप क्षार में डालोगे तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इससे हमें अम्ल और क्षार का आसानी से पता चल जाएगा। हल्दी क्या हो गई? प्राकृतिक सूचक। क्या हो गई? प्राकृतिक सूचक। इसी तरह से मैंने आपको भी बताया था नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। क्या बताया था मैंने? प्राकृतिक सूचक में आता है नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, और दूसरा बताया था मैंने लाल लिटमस पेपर। ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो नीला लिटमस पेपर अम्ल को क्या कर देता है? अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल लिटमस पेपर अम्ल में डालने पर क्षार में डालने पर नीला हो जाता है। ध्यान दीजिए, नीला लिटमस पेपर क्या करता है? अम्ल में जैसे डालेंगे तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल लिटमस पेपर क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये हल्दी, नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर किसके उदाहरण हो गए? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हो गए। अगला बिंदु हम लेते हैं कृत्रिम वाले। कृत्रिम, तो ध्यान दीजिए, कृत्रिम जो होते हैं सूचक वो किससे बनते हैं? याद रखें, कृत्रिम सूचक रसायनों से बनते हैं। रसायनों से बनते हैं। रसायनों से निर्माण होता है। कृत्रिम सूचक का निर्माण किससे होता है? सॉरी, कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक का निर्माण किससे होता है? रसायनों से होता है। मैं 2 एग्जांपल लूंगा कृत्रिम सूचक के। एक लेता हूं फिनोप्थेलिन।
फिनोप्थेलिन और दूसरा लेता हूं मेथिल ऑरेंज। ये दोनों कृत्रिम सूचक है, मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन लिया मैंने और दूसरा लिया मेथिल ऑरेंज। ये दोनों किसके उदाहरण है? कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। ध्यान दीजिए, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन को अगर क्षार में डाला जाए, किसमें डाला जाए? क्षार, तो क्षार का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। और फिनोप्थेलिन को अगर अम्ल में डाला जाए तो कलर कैसा हो जाता है? पानी जैसा, पानी जैसा हो जाता है। ठीक है। मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं। मेथिल ऑरेंज को अगर क्षार में डाला जाए, किसमें डाला जाए? क्षार में, तो रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डाला जाए तो रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इस तरह आपने समझा होगा। देखिए, कृत्रिम सूचक किससे बनते हैं? रसायनों से इसका निर्माण होता है। कृत्रिम सूचक का निर्माण किससे होता है? रसायनों से होता है। दो उदाहरण है कृत्रिम सूचक के, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन क्या होता है? फिनोप्थेलिन को अगर क्षार में डालोगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। और फिनोप्थेलिन को अगर अम्ल में डाला जाएगा तो वो रंग पानी जैसा दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा? पानी जैसा। मेथिल ऑरेंज की बात करें, मेथिल ऑरेंज को अगर क्षार में डालोगे तो रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालोगे तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इस तरह थे कृत्रिम सूचक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फाइनल लास्ट हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब है गंध से तात्पर्य। किससे पता? इसका शब्द से पता चल रहा है, गंध। तो गंध के बारे में पढ़ेंगे हम, गंधीय सूचक के बारे में। मैं पूरा यहां से हटा देता हूं और गंधीय सूचक को मैं इधर लिख देता हूं। गंधीय सूचक को इधर समझा देता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, गंधीय सूचक के बारे में मैं समझा देता हूं आपको। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? गंधीय सूचक की। तो मान लो गंधीय सूचक को, गंधीय सूचक अम्ल या क्षार में डालें पर गंध बदल देते हैं, गंध बदल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गंधीय सूचक क्या करते हैं? अगर गंधीय सूचक को अम्ल में डालो या क्षार में डालो तो क्या करते हैं? गंध को क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो गंधीय सूचक अम्ल या क्षार में डालने पर गंध को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो गंधीय सूचक के मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं। पहला वेनिला समझाता हूं। आपने आइसक्रीम खाई होगी वेनिला फ्लेवर की, तो वो वही वेनिला है। ये वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खाई होगी आपने, वेनिला। सेकंड हम लेते हैं प्याज का रस। प्याज का रस लेते हैं, प्याज का रस। सेकंड हम क्या लेते हैं? प्याज का रस। और थर्ड हम लेते हैं, एक और ले लेते हैं, लौंग का तेल। लौंग आप जानते हैं, लौंग का तेल मार्केट में मिलता है, उसे बोलते हैं लौंग का तेल। हम तीनों का समझ लेते हैं। ये तीनों गंधीय सूचक है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? वेनिला भी गंधीय सूचक है, प्याज का रस भी गंधीय सूचक है और लौंग का तेल भी क्या है? गंधीय सूचक है। वेनिला की बात करें, अगर वेनिला को अम्ल में डाला जाए, किसमें डाला जाए? वेनिला को अम्ल में डाला जाए तो गंध समान रहती है, समान गंध रहती है, मतलब वेनिला जैसी गंध रहेगी। लेकिन वेनिला को किस में डाला जाए? क्षार में डाला जाए तो गंध, कोई गंध नहीं आती, कोई गंध नहीं आती है, नहीं आती है, कोई गंध नहीं आती। याद रखें, वेनिला को अम्ल में डाला जाए तो समान गंध रहती है, यानी कि वेनिला जैसी रहती है। और वेनिला को अगर क्षार में डाला जाए तो कोई गंध नहीं आती है। प्याज के रस की बात करें तो अगर अम्ल में डाला जाए प्याज का रस तो तीक्ष्ण गंध आती है, एकदम तेज गंध आती है, तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है, तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है। कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध, एकदम तेज गंध उत्पन्न होती है। और सेकंड हम लेते हैं क्षार के बारे में। तो देखिए, क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं आती, यानी कोई गंध नहीं आती, कोई गंध नहीं आती, नहीं, कोई गंध नहीं आती है। तो ध्यान दीजिए, क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं आती और प्याज में डालने पर तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है, प्याज का रस डालने पर। फाइनल हम लेते हैं लौंग का तेल। लौंग का तेल अगर अम्ल में डाला जाए, गंध लौंग जैसी रहती है,
लौंग जैसी ही रहती है। कैसी रहती है गंध? लौंग जैसी ही रहती है। ध्यान दीजिए, गंध कैसी रहती है? एकदम लौंग जैसी ही गंध रहती है। क्षार की बात करते हैं। क्षार में डाला जाए तो गंध क्या रहती है? कोई गंध नहीं आती है, कोई गंध नहीं आती है। तो इस तरह साथियों मैंने आपको बताया गंधीय सूचक के बारे में। गंधीय सूचक अम्ल या क्षार में डालने पर क्या करते हैं? गंध में बदल जाते हैं, डालने पर गंध बदल देते हैं। गंधीय सूचक तीन प्रकार के मैंने तीनों उदाहरण दिए हैं, वेनिला वाला, प्याज का रस और लौंग का तेल। वेनिला क्या होता है? जैसे अम्ल में डालोगे तो गंध क्या रहती है? समान वेनिला जैसी। क्षार में कोई गंध नहीं आती है। प्याज का रस की बात करें, अम्ल में डालने पर तीक्ष्ण गंध आती है, लेकिन क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं आती है। लौंग के तेल की बात करें, अम्ल में डालने पर गंध लौंग जैसी ही रहती है, लेकिन क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं आती है। ये थे गंधीय सूचक के डेफिनेशन और उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको अम्ल के बारे में बताया, क्षार के बारे में बताया और गंधीय सूचक के बारे में सामान्य जानकारी दी, जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये पूरा वीडियो आपने नहीं देखा हो, बीच में अगर आपने स्किप कर दिया हो, तो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने से ही आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।